Assalamu alaikum dear students. My name is Mubashra Manzoor. Welcome to my class where we are going to study computer sciences of grade 12. So students, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फॉर लूप को हम किस तरह से डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हैं। हम सबसे पहले एक सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम सिंपली अपना लूप काउंट वेरिएबल लेंगे और उसी की वैल्यू को प्रिंट करवाते जाएंगे कि हमें ये पता चले कि हम लूप का सिंटैक्स कैसे यूज़ करते हैं, उसका सिंटैक्स का करेक्ट वे क्या है, ताकि प्रोग्राम की लॉजिक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो फॉर नाउ। सो इसका मतलब ये कि मुझे सबसे पहले एक लूप काउंट वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा, विच आई डिक्लेयर विद द नेम आई। आप कोई भी नाम उसे दे सकते हैं अगेन। उसके बाद मैंने उसे कहा कि फॉर आई, यानी कि आई की किसी वैल्यू के लिए विच इज़ स्टार्टिंग विद ज़ीरो, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आई ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहला जो पोर्शन था वो था इनिशियलाइजेशन। तो हमने इनिशियलाइजेशन के तौर पे क्या किया, आई को एक वैल्यू असाइन की विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। अगर आई ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है एंड आई इज़ लेस देन इक्वल टू, लेट्स से वी से दैट इट्स 3, तो अब हमने क्या स्पेसिफाई किया है, वी गेव द टेस्ट कंडीशन। पहला पोर्शन ऑफ योर पैरामीटर ऑफ द फॉर लूप वाज इनिशियलाइजेशन ऑफ द कंट्रोल लूप वेरिएबल। सेकंड वाज टू गिव द टेस्ट कंडीशन, वो भी हमने दे दी। हमने कहा कि लेस देन इक्वल टू 3 दैट मीन्स यू हैव टू कीप रनिंग। उसके बाद जो थर्ड चीज़ होती है वो होती है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। सो अब अगर आप देखें यहाँ पे हम इंक्रीमेंट करेंगे। अच्छा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट अभी तक अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा कि इंक्रीमेंट कब करेंगे और डिक्रीमेंट कब करेंगे, तो इस केस में अगर आप देखें हम ज़ीरो से वैल्यू स्टार्ट कर रहे हैं। इट मीन्स कि इसको 0 से 3 तक वेरी करना है। शुड वी डू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन द वेरिएबल? We should do increment, क्योंकि 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, if you have to go from 0 to 3 there are jumps of values जो कि हर एक वैल्यू जो है increasing way में ऐड हो रही है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको स्टार्ट ही 3 से करती, हम वो भी कर देख लेंगे कि अगर मैं इसे 3 से स्टार्ट करूं और मैं आई वॉन्ट द सेम प्रोग्राम बट इन रिवर्स ऑर्डर, तो वो किस तरह से होगा। अच्छा, मैंने इसको करवाना क्या है, अभी मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि प्रिंट एफ कर दें जो वैल्यू है ऑफ द लूप काउंट वेरिएबल, उसी वेरिएबल को हम प्रिंट करवा लेते हैं। %d साइन में लिखूंगी, उसके बाद कॉमा, और उसके बाद मैं ये बता दूंगी इसको कि मैं इसके साथ एक नंबर का साइन डाल देती हूँ। अगेन दिस इज नॉट गोइंग टू बी हैश टैग, इट इज गोइंग टू बी नंबर, राइट। तो मैं कह रही हूँ नंबर साइन और उसके साथ %d, और उसके बाद मैं इसे कहती हूँ कि वेरिएबल की वैल्यू विच इज़ कमिंग फ्रॉम आई। अच्छा, इसी के साथ मैं /n भी ऐड कर देती हूँ ताकि वो हर दफ़ा नंबर को नेक्स्ट लाइन पे ही ऐड करे या नेक्स्ट लाइन पे ही प्रिंट करे। सो नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम एंड सी व्हाट हैपेंस। हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो इफ़ यू सी हमारे पास क्या आ गया, नंबर 0, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ लूप ने कितनी दफ़ा आइट्रेट किया है, टोटल 4 टाइम्स, बिकॉज इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड इट द लिमिट इज अप टू 3, यानी 3 और लेस देन 3, ठीक है। अगर हम सिर्फ लेस देन 3 करते तो ये लूप 3 टाइम्स जो है वो आइट्रेट होता। अच्छा, इसी चीज़ को अब ये तो 1, 2 एंड 3 इंक्रीमेंट वे में जो है वो लूप कंट्रोल वेरिएबल जो है वो प्रोसीड कर रहा है। अगर हम इसी को, अगर if I start the same thing with 3 and I say it, if it is greater than equal to 0, then I would decrement the loop control variable। यानी होगा क्या कि मैंने वैल्यू स्टार्ट की from 3, now loop will come inside and print 3, ठीक है ना, क्योंकि मैंने उसे कहा है कि जो भी नंबर है वो प्रिंट करवा दें। उसके बाद इट विल गो बैक, इट विल डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द लूप काउंट वेरिएबल। जब उसने डिक्रीमेंट किया तो वैल्यू क्या होगी, 2। जब वैल्यू 2 हो गई यहाँ पर तो इट विल चेक दैट कंडीशन अगेन कि वेदर इट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 और नॉट। अगर वो अभी तक ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है तभी उसने लूप को दोबारा से आइट्रेट करना है, अदरवाइज उसे टर्मिनेट कर देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी ये कंडीशन ट्रू है। इसके बाद अगेन ये होता रहेगा जब तक कि वैल्यू जो है आई की वो 0 ना हो जाए। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस वन। तो ये हमें एक रिवर्स ऑर्डर में नंबर दे देगा। अब आप देखें ज़रा इसका आंसर, इसकी आउटपुट अगर आप देखें तो पहले क्या हो रहा था, नंबर 0, 1, 2, 3, अब नंबर 3, 2, 1, 0,
ये हमारे पास आउटपुट आ रही है. सो दैट्स द ओनली डिफरेंस. अगर कोई इंक्रीमेंट से करना चाह रहा है, डिक्रीमेंट से करना चाह रहा है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द लिमिटिंग कंडीशन. तो फिर आपकी लॉजिक जो है वो सही काम करेगी. अच्छा, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि यहाँ पे जो मेरे पास लूप काउंट वेरिएबल हैं या लूप कंट्रोल वेरिएबल्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, यानी कि हम हमेशा सिर्फ एक ही लूप कंट्रोल वेरिएबल के साथ काम करें. सो लेट्स मेक इट अ लिटिल बिट इंटरेस्टिंग एंड ऐड मोर वैल्यूज, ऐड मोर लूप कंट्रोल वेरिएबल्स. इज दैट इवन पॉसिबल? येस, इट इज़ पॉसिबल. लेट्स सी कि अगर हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हों तो हम उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं विद इन द लूप. So let's have I, J and K वैल्यू. ठीक है, मैंने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करा दिए और मैंने कहा कि तीनों की वैल्यू, अब यहाँ पे 2 तरीके हैं इन वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करने के. या तो आप यहाँ पे ही इसको इनिशियलाइज कर दें, या फिर फॉर लूप के केस में आपके पास इसके अंदर भी ऑप्शन होता है कि आई वुड से I इज इक्वल टू 0, कॉमा. अच्छा, जब मैं वेरिएबल्स की वैल्यूज को लिख रही हूँ इट इज स्टिल इनिशियलाइजेशन. इट मीन्स दैट आई हैव टू राइट कॉमा इंस्टेड ऑफ सेमीकॉलन. सेमीकॉलन का मतलब ये होगा कि असाइनमेंट खत्म हो गई है और कंडीशन स्टार्ट हो गई है. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने I इज इक्वल टू 0, J इज इक्वल टू 12 एंड K इज इक्वल टू 23. मैंने यहाँ पे 3 वैल्यूज ले ली और उसके बाद मैंने ये कहा है कि आपने कंडीशन टर्मिनेट करवानी है. अब कंडीशन टर्मिनेशन के केस में इट इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड. उसको आप कॉमा सेपरेशन से हैंडल नहीं कर सकते. ईदर यू विल हैव कंपाउंड कंडीशन और यू हैव ओनली वन टेस्ट कंडीशन. यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि इन तीनों में से कोई एक वेरिएबल के ऊपर आप कंडीशन अप्लाई कर दें और जब उसकी वैल्यू उस लिमिट तक चली जाए तब आपका ऑपरेशन जो है वो टर्मिनेट हो जाए. तो इसी तरह हम यहाँ पे करेंगे कि I will say कि if I is less than 2 तो I को प्लस प्लस कर दें और प्रिंट हमने क्या करवाना है, I प्लस J प्लस K वैल्यू. तो यहाँ पे आपके ख्याल में ये लूप कितनी दफ़ा रन होगा या इस लूप की कितनी बार वैल्यू जो है वो आपके ख्याल में आएगी. मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ आंसर इज इक्वल टू, बिकॉज दैट वाज अनदर थिंग. लास्ट टाइम हमने उसको नंबर साइन के साथ रिप्रेजेंट किया था. यहाँ पे हम कह देते हैं कि आंसर इज इक्वल टू दिस या सम इज इक्वल टू दिस. अब इसमें से वेरिएबल्स की इनिशियलाइजेशन अगर आप नोटिस करें तो तीनों की कुछ ना कुछ वैल्यू इनिशियलाइज हुई है. ये लूप कितनी दफ़ा आइट्रेट करेगा, ज़रा थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करें और मुझे बताएं कि कितनी दफ़ा ये लूप आइट्रेट करेगा. This loop will only iterate 2 times, right? क्योंकि 0 and 1. उसने हमने कहा है, हमने टेस्ट कंडीशन ये दी है कि जब तक I जो है वो लेस देन 2 हो तब तक लूप रन करें. I की इनिशियल वैल्यू 0 है, इसका मतलब फॉर 0 एंड फॉर 1 2 times it will be executed और 2 दफ़ा आपके पास सम आएगा. यानी एक दफ़ा I की वैल्यू 0 ऐड होगी बाकी दोनों वेरिएबल्स में और एक दफ़ा I की अपडेटेड वैल्यू यानी कि 1 ऐड होगी दोनों वेरिएबल्स में. ठीक है, सो लेट्स रन दिस वन एंड सी के इसका आंसर क्या आता है. इफ यू सी तो आंसर इज 35 एंड 36, राइट? क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले कहा था 2 दफ़ा लूप आइट्रेट हुआ है और 2 दफ़ा ही उसने वैल्यू जो है रिटर्न की है. अगर हम देखें तो फर्स्ट वैल्यू मस्ट बी 23 प्लस 12 प्लस 0 विच इज 35. अगर हम नेक्स्ट वैल्यू देखें तो I की वैल्यू अब अपडेट हो गई है, यानी कि I वेरिएबल की वैल्यू जो है वो अपडेट हो गई है. तो इसका मतलब अब वो 1 हो गई है. तो 23 प्लस 12 प्लस प्लस 1, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई 36. इसका मतलब ये है कि किसी एक वेरिएबल को भी आप एज लूप कंट्रोल वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर मैंने इन तीनों के ऊपर कोई कंडीशंस अप्लाई करनी होती तो आई मस्ट हैव गिवन सम कंपाउंड कंडीशन विच वाज सपोज्ड टू बी रिटन विद लॉजिकल ऑपरेटर्स. ऐसे ही है ना, जो ऐसे हमने वेरिएबल्स को कॉमा सेपरेशंस के साथ अलग अलग वेरिएबल मेंशन कर दिया, इस तरह से कंडीशंस को या टेस्ट कंडीशन को हम इस तरह से मेंशन नहीं कर सकते कि तीनों के लिए अलग अलग टेस्ट कंडीशन लिख दें. वी हैव टू मेक इट अ कंपाउंड एक्सप्रेशन. ठीक है,
अच्छा, अब एक और इसी तरह की एग्जांपल करते हैं जिसमें हम हर वेरिएबल के ऊपर कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंट किस्म की इम्प्लीमेंटेशन है ऑफ टेस्ट कंडीशन, वो करके देखते हैं कि हम वो कैसे कॉमा सेपरेशन के साथ दे सकते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट के केस में नहीं, इन दैट केस कि जहाँ पे हमारे पास हर वेरिएबल के ऊपर अपनी एक कंडीशन हो, उसको हम किस तरह से यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स टेक 3 वेरिएबल्स, आई वुड से A, B, C। मैं कहती हूँ A is initializing as 0, B is also initializing as 0, and C is also initializing as 0. Now I say कि A जो है ना, उसकी टेस्ट कंडीशन है that it has to be less than 4. अब मेरे पास यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं आएगा अभी, I is supposed to be less than 4, कॉमा आएगा और उसके बाद में अगली कंडीशन लिखूंगी विच इज फॉर ओनली वन वेरिएबल। मैंने जैसे पहले कहा कि अगर सिर्फ एक वेरिएबल के ऊपर मैंने कोई कंडीशन अप्लाई करनी है तो इन दैट केस वी कैन डू दिस, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि कोई कंपाउंड किस्म की कंडीशन हो जो कि ऑल वेरिएबल्स आर मिक्स टुगेदर और उससे कुछ इवेंचुअली आपके पास आंसर आ रहा हो, तो इन दैट केस यू हैव टू यूज द लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसके बाद मैं कहती हूँ B शुड बी लेस देन 8 एंड C शुड बी लेस देन 10। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग काम ये करते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ A को इंक्रीमेंट करवाती हूँ। सो नाउ इन दिस केस, हाउ मेनी टाइम यू थिंक दिस लूप विल आइटरेट? यू मस्ट बी वेरी गुड एट दिस बाय नाउ। आपका जो आंसर है वो होना चाहिए 4 टाइम्स, क्योंकि अगर आप A की लिमिट देखें तो वो 0 से 4 के दरमियान है, यानी कि 0 इंक्लूडेड बट नॉट 4, विच मीन्स के 0, 1, 2, 3। तो दैट मीन्स कि आपका लूप इवेंचुअली 4 टाइम्स रन करेगा और 4 सम्स जो हैं वो आपके पास आएंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू दिस पर्टिकुलर टास्क कि अभी हम देखते हैं कि मैंने 3 वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर दिए, मैंने 3 वेरिएबल्स की टेस्ट कंडीशंस भी दे दी और मैंने उनमें से किसी एक वेरिएबल को इंक्रीमेंट भी करवा दिया है। अब हम ये देखते हैं कि इन वेरिएबल्स को अगर हम डिस्प्ले करवाएं तो हमारे पास एक्चुअली क्या आंसर्स या क्या रिजल्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले होंगे। सो लेट्स सी, इसको एग्जीक्यूट करते हैं और अब हम देखते हैं कि इनके रिजल्ट्स हमारे पास क्या आएंगे। तो आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल ऐसा होगा जिसकी वैल्यू अपडेट होती जा रही है एंड कॉन्स्टेंटली इट इज गिविंग यू सम सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, या अनलिमिटेड आपके पास ये लूप है वो आइटरेट होता जा रहा है, क्योंकि मैंने एक वेरिएबल ऐसा है जिसकी लिमिटिंग कंडीशन बता दी है, लेकिन बाकी जो वेरिएबल्स हैं उनकी मैंने लिमिटिंग कंडीशंस नहीं बताई। इसका मतलब ये है कि आपने ये नहीं बताया कि B इंक्रीमेंट हो रहा है या नहीं, डिक्रीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इट डजंट नो कि इसको किस तरह से आपने अपडेट करना है। सो यू नो दैट यहाँ पे इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं आपको आ सकते हैं। क्या मैं कॉमा सेपरेशन के साथ ये चीज़ दे सकती हूँ इस तरह से? लेट्स ट्राई इट आउट। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या इस केस में हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, एंड डेफिनेटली इट इज। इस केस में क्या हो रहा है कि मेरे पास वैल्यूज जो हैं वो आ रही हैं आइट्रेट होके, क्योंकि मैंने तीनों की लिमिटिंग कंडीशंस भी दे दी हैं और मैंने ये भी बता दिया है कि कौन सा जो वेरिएबल है उसमें से वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है, या कौन सा वेरिएबल कितनी दफ़ा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है। आप किसी एक वेरिएबल को ज़्यादा स्टार्ट करके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं C को 10 से स्टार्ट करूं और C को कह दूं कि इट इज़ ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है कि मैं इसको रिवर्स में भी ये करवा सकती हूँ। C इज़ नाउ लाइक दिस। अब अगर आप देखें तो बाकी जो वेरिएबल्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, वो 0 से ही स्टार्ट हो रहे हैं, while on the other hand C is starting from 10 and it is decrementing, क्योंकि हमने उसको लूप काउंट ही ऐसा दिया है। So I think with this we have enough practice of how to use the loop. So let's take an example with compound condition, यानी हम देखते हैं कि हम compound condition के साथ किस तरह से इन problems को solve कर सकते हैं। I will take only 2 variables over here, ठीक है, A and B। मैं A को let's say now I will initialize A with 1
एंड बी विद ऑल्सो 1, सी को जो है वो मैं एलिमिनेट कर देती हूँ इसमें से, और मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास जो कंडीशन है इट इज़ सपोज टू बी अ कंपाउंड कंडीशन, जो मैंने अभी नहीं लिखी, और ए को भी मैंने प्लस प्लस करना है और बी को भी मैंने प्लस प्लस यानी कि इंक्रीमेंट ही करना है। नाउ आई वांट कि ये लूप तब टर्मिनेट हो जब ए लेस देन 3 है या बी लेस देन 5 है। It means that now I have some flexible condition within the compound, right? कंपाउंड कंडीशन में हमारे पास अगर फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है तो इसका मतलब है हम कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं, और ऑपरेटर, ठीक है। अगर हमारे पास स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं, दोनों को ही ट्रू प्रूव करना है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एंड ऑपरेटर की जरूरत ज़्यादा पड़ती है। सो लेट्स से आई से कि ए इज लेस देन 3 एंड बी इज लेस देन 5। इसके दरमियान में मैं इसको कंपाउंड कंडीशन से कैसे कर सकती हूँ कि आई विल गिव और इन दिस केस, और जी ये और ऑपरेटर का साइन है जो कि दो वेरिएबल्स के साइंस होते हैं। अब मैं इसे कहती हूँ कि ए और बी को प्रिंट करवा दें। तो अब अगर आप इसे देखें तो मेरे पास एग्जीक्यूशन के बाद क्या रिजल्ट्स आएंगे, इफ यू सी I have 1 2 3 4 and 1 2 3 4। अब इस केस में आप देखें तो दोनों इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आइट्रेट हुए हैं, जबकि दोनों की कंडीशंस डिफरेंट थी, लेकिन क्योंकि और था, इसका मतलब है कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी जब, तो वो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। यानी ये इस केस में क्योंकि ए की कंडीशन पहले टर्मिनेट हो जाती है, तो जब ए इज लेस देन 3 हो जाएगा तो इसका मतलब ये है, यानी ए 2 हो जाएगा जब, तो ये ऑटोमेटिकली अपनी जो कंडीशन है उसको स्टॉप कर देगा। ए स्टार्टेड विद 1 एंड देन हमने बी को भी देखा यही था, लेकिन आपके पास अगर इस केस में देखें तो आपके पास ये कंडीशन जब तक चलती रहेगी, जब तक कि कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो ये जो है फंक्शन करता रहेगा। यानी जब आपके पास ए लेस देन 3 हो गया तो इसका मतलब हुआ कि ये कंडीशन ट्रू है। इट मीन्स कि अभी सेकंड कंडीशन जो है वो भी ट्रू हो सकती है या नहीं हो सकती। इन एनी केस आंसर आपके पास क्या आ रहा है, ट्रू। कंडीशन फॉल्स नहीं हो रही, ठीक है। जब दोनों कंडीशंस फॉल्स होंगी तब ही आपका जो वो है लूप वो टर्मिनेट करेगा। अगर यहाँ पे एंड कंडीशन होती तो ये फर्स्ट आइट्रेशन पे ही या 2 आइट्रेशंस के बाद ही ये लूप टर्मिनेट कर जाता, क्योंकि जो फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाती वहीं पे ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाती। यानी आपके पास टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो गई, विच मीन्स कि आपके पास लूप जो है वो आइट्रेट हो गया। लेट्स पुट दैट ओवर हियर और फिर हम देखते हैं। मैं यहाँ पे डबल एंड का साइन यूज करती हूँ, तो अब मेरे पास लूप मस्ट रन फॉर 2 टाइम्स ओनली, क्योंकि जो मिनिमम कंडीशन है यानी कि 1 and 2 उतने ही टाइम्स लूप जो है आइट्रेट होना चाहिए। लेकिन इन केस ऑफ और मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा थी, यानी मेरे पास ये पॉसिबिलिटी थी कि जब तक एक भी कंडीशन ट्रू है इट हैज़ टू बी ट्रू, ओवरऑल कंडीशन हैज़ टू बी ट्रू, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक कोई एक कंडीशन भी ट्रू है, यानी जब तक 5b इज़ नॉट लेस देन 5, तब तक वो चलती रहेगी, यानी आपकी जो अपर लिमिट है वहाँ तक रन करेगा आपका प्रोग्राम। वाइल ऑन द अदर हैंड इफ़ यू आर यूजिंग एंड, तो इसका मतलब है कि वो लोअर लिमिट तक जो है वो प्रोग्राम को रन करेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज का लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, आपको पसंद भी आया होगा, और आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिफरेंट तरह के लूप्स को हम किस तरह से प्रॉब्लम में यूज़ कर सकते हैं, उनकी सिग्निफिकेंस क्या क्या हैं, और हर एक का सिंटेक्स किस तरह से स्लाइटली डिफरेंट है, बिकॉज दैट्स व्हाट मैटर व्हेन एवर यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम इन सी, क्योंकि अगर आपके पास सिंटेक्स ठीक नहीं होता तो उसके भी आपके पास एरर्स आते हैं। इन कमिंग लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस नेस्टेड लूप्स। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।